प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फिफ्थ सेम का, यानी कि जो हमारा बीए पाँचवें सेम का जो सिलेबस के अंदर, हिंदी के जो सिलेबस के अंदर आपका जो पहला लेसन है, पहला पार्ट है सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्य अज्ञे जी, जो इसके राइटर हैं। तो इनकी जो सभी जो कविताएँ हैं, हमारा देश, नदी के द्वीप, ये सारी कविताएं जो हम हैं क्या है इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट, उसके बाद जो वीडियो लेक्चर उसमें करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्य अज्ञे जी के जीवन परिचय के बारे में। और इसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जब वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने अन्य सहपाठियों के साथ अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्य अज्ञे जी का जीवन परिचय, और उसके बाद में हम इनकी जो कविताएं उनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है जीवन परिचय लिखना, तो 10 नंबर में आपको काफ़ी बड़ा लिखना होता है, इसलिए आप डीपली से पढ़ें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले पाएँ। और अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से लिख भी पाएंगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे आपके हिंदी में। तो हम देखते हैं जीवन परिचय। अज्ञे इनका इनकी हम शॉर्टकट में अगर नाम का बात करें, छोटा नाम अज्ञे कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। जी आधुनिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्य है। अज्ञे इनका उपनाम है, यानी किसी व्यक्ति का उपनाम होता है, इसी प्रकार इनका जो अज्ञे है वो उपनाम है। इनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्व विभाग की सेवा में उच्च अधिकारी थे। पुरातत्व विभाग आपको पता ही है कि जो हिस्टोरिकल जो स्थान होते हैं, जिस प्रकार के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या भारत के अंदर जिस प्रकार आपके आसपास हरियाणा के अंदर कुनाड़ है या राखीगढ़ी, अलग अलग जो ऐतिहासिक स्थल है उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं उसे हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। तो उसमें ये कार्यरत थे। और वे संस्कृत के विद्वान थे, यानी कि संस्कृत भी इन्हें काफ़ी अच्छी जानते थे। कठोर अनुशासन के पक्ष में थे और किंतु प्रतिभा के स्वतंत्र विस्तार में कभी बाधक नहीं थे। यानी कि इनके जो पिताजी थोड़े से कठोर स्वभाव के थे, लेकिन वो कभी को कभी भी मतलब अच्छे काम करने के लिए या पढ़ाई के बारे में कोई बात हो तो उसके लिए कभी भी नहीं रोकते थे, उन्हें पूरी स्वतंत्रता देते थे। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कसया जिला देवरिया में हुआ। तो इनका जो जन्म है देवरिया जिला, यानी कि ये आपका 7 मार्च 1911 कसया जिला देवरिया में हुआ था। और इनकी जो वर्तमान, यानी कि देवरिया जिला का है आपका जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। और सन 1929 में इन्होंने लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से जो बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। यानी कि आपको पता है कि जो 1929 का टाइम की बात है, तो इस टाइम तो भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। तो जो लाहौर है वो एक महत्वपूर्ण जो शिक्षण संस्थान था। लाहौर का जो कॉलेज था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। तो उन्होंने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, यानी कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इनके। और सन 1930 में उन्होंने एमए अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु क्रांतिकारी दल से सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण भी बंदी बना लिए गए और 4 वर्ष तक जेल में रहे। यानी कि इन्होंने अजीब बात है कि इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया, लेकिन फिर भी क्या हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने फिर भी हिंदी में लिखा। इनकी अच्छी बात है कि इन इंग्लिश में करने के एमए के बाद भी इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और तो जेल में गए और बंदी बना लिए गए। उसके बाद अज्ञे जी ने कुछ समय तक सैनिक, विशाल भारत पत्रिका का भी संपादन किया। सैनिक और विशाल पत्रिका ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में, तो इनका भी इन्होंने संपादन किया था। और उसके बाद में बात करते हैं कि जो इनके सन 1943 में अज्ञे जी ने सेना में कैप्टन पद पर नियुक्त हुए होकर कोहिमा फ्रंट पर चले गए और वहाँ से 3 वर्ष तक के पश्चात लौटे। और सन 1947 में उन्होंने प्रयोगवादी पत्रिका प्रतीक का भी संपादन कार्य किया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके संपादन कार्य के बाद सन 1905 में उसके बाद संपादन करेंगे 1950 और 55 के मध्य में उन्होंने आकाशवाणी में कार्य किया। और सन 1955 और 60 तक उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की। और सन 1961 में वे
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक नियुक्त हुए। यानी कि कैलिफोर्निया जो आपका अमेरिका के अंदर पड़ता है, तो वहाँ जो हिंदी पढ़ाने का जो अध्यापक का जो कार्य इन्होंने किया, हिंदी के प्रोफेसर वहाँ रहे ये। वहाँ से लौटने पर उन्होंने नवभारत टाइम्स और दिनमान का भी संपादन किया। इनकी पत्रिका है नवभारत टाइम्स और दिनमान का भी संपादन किया। आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है सीधा। कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 अप्रैल 1987 को हृदय की गति रुक जाने के कारण अज्ञा जी का देहांत हो गया। तो 4 अप्रैल 1987 को आप ध्यान रखना, आप इनका जो निधन हुआ। और 7 मार्च 1911 को कस्या जिला देवरिया में इनका जो जन्म हुआ। तो जन्म और मृत्यु इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखें। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या थी। अज्ञा जी एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर सफलतापूर्वक कर्म चलाई। यानी कि आप देखते हैं कि एक प्रतिभाशाली थे। अंग्रेजी में एमए करने के बाद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखा और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो उनकी जो कुछ रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हम देख लेते हैं। कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं, काव्य संग्रह कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कविताएं जो इंक्लूड होती हैं, शामिल की होती है एक साथ। तो हरी घास पर क्षण भर, भगनदूत, इतलम में, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणमय प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरे सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा हो है मरुस्थल। तो इनकी जो काव्य संग्रह है, उनका जो नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी। कहानी संग्रह विपत्तिका, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, जयदौल, कोठरी की बात, शरणार्थियाँ, अमर वल्लरी आदि। तो ये इनकी जो कहानी संग्रह है उनके बारे में हम डिस्कशन कर लिया है। और उसके बाद में जो अन्य इनकी साहित्यिक विशेषताएं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं इनके जो उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, छाया मेखला और बीनू भगत, ये इनकी जो रचनाएं हैं। और उसके बाद में बात करते हैं जो यात्रा वृत्तांत है इनकी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत। और अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, और निबंध इनका त्रिशंकु, सबरंग, धार और किनारे, जोग लिखी, अथंत और आलवाल। और संस्मरण इनके जो स्मृति लेखा, स्मृति के गलियारे। यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं, जब कोई लेखक है यात्रा पर जाता है और वो यात्रा करता है, उसके बारे में जो लिखता है वो यात्रा वृत्तांत होता है। निबंध आपको पता ही, किसी विषय पर लिखा गया एक विस्तृत लेख होता है। संस्मरण क्या होता है कि किसी की याद में लिखा जाता है। यानी कि आपको आपके जीवन का कोई हिस्सा, आपके जीवन में कोई घटित घटना जो आपको याद है, अगर आप उसके बारे में लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। यानी कि आपको वो चीज़ें याद है और वो डीपली उसके बारे में आप लिखते हैं, तो वो आपका संस्मरण होता है। साक्षात्कार क्या होता है, जब आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं और उसके बारे में जब आप लिखते हैं, किसी इंटरव्यू के बारे में, चाहे वो आपने इंटरव्यू दिया हो या किसी से लिया हो, तो उसके बारे में अगर जब आप लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, साक्षात्कार। यानी कि आपका जो इंटरव्यू, तो अपने बारे में, और अप्रोक्ष यानी कि जिसे आप नहीं जानते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो काव्यगत विशेषता है इनके काव्य में, कौन कौन सी इनके काव्य की जो विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इनके काव्य की। तो प्रयोगवादी कवि हैं, आपको पता ही है जो अज्ञा जी प्रयोगवादी हैं, यानी कि जो प्रयोग पर विश्वास रखते हैं, यानी कि जो कर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म पर नहीं। यानी कि जो कर्म करके, जो कर्म करने का जो संदेश देते हैं हमेशा प्रयोगवादी, यानी कि प्रयोगशील, यानी कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए हमेशा। इस ओर जो जिनका जो रुझान होता है वो प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष समान रूप से समृद्ध है। जीवन की गहन अनुभूतियों का चित्रण करना उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको बिल्कुल गहराई के साथ चित्रण करना। जिस प्रकार कोई भी जीवन की घटनाएं हैं उनको बिल्कुल विस्तार के साथ बताना। और उनके आरंभिक कार्यों में छायावाद और रहस्यवाद का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है।
छायावाद क्या होता है? जब आप किसी कवि की कविताएं पढ़ते हैं और आप पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। रहस्यवाद यानी कि जो इतिहास, जो रहस्यमयी घटनाओं पर जो कविताएं लिखी जाती हैं वो क्या कहलाता है? रहस्यवाद कहलाता है। उसमें कोई रहस्य होता है और उस रहस्य को जानने की जो इच्छा है वो पाठक के मन में होती है जब वह कविता पढ़ता है, रहस्यवादी कविता पढ़ता है। तो उनके और आगे हम देखते हैं कि उनके काव्य में पौरुषता और ओजस्विता की भावना, दर्शन भी होते हैं। अज्ञात जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को भी प्रकट किया गया है, यानी कि देश के प्रति इनका जो बहुत जिस प्रकार हम देखते हैं इनकी जो रचना है हमारा देश, तो ये कितनी नाव में कितनी बार, ये भी इनकी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कविता है। तो हमारा देश, जिस कविता में कवि ने हमारे देश भारत की महिमा का वर्णन किया है कि हमारा देश, गरीब लोग यहाँ रहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो खुश हैं। इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं हमारा देश, उनको अब आपके सिलेबस में भी हैं, उनको डीपली हम पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं कि मानवतावादी भावना की अभिव्यक्ति अज्ञेय जी के काव्य की अन्य प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। उनके अपने काव्य में अनेक स्थलों पर तीखे व्यंग्य भी किए हैं। उनकी कविताओं में अनुभूति की गहनता और सागर की गहनता के सामने देखी जा सकती है। अज्ञेय जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो व्यक्तिनिष्ठता, यानी कि एक व्यक्ति का क्या महत्व है इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, और उसकी व्यक्तिनिष्ठता, यानी कि एक व्यक्ति कितना बड़ा अहम रोल निभाता है इस दुनिया में, तो उनके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है। अज्ञेय जी के काव्य में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठ कवि का रूप देखा जा सकता है। इसकी स्थिति में वे न तो क्रांतिकारी है और न ही विद्रोही है, अपितु संसार के आकर्षण से आबद्ध एक व्यक्ति जो कभी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है तो कभी समाज की विविध समस्याओं से उलझे हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप है स्रोतस्विनी के, किंतु हमें बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, दहेंगे सहेंगे और बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यानी कि इनकी जो आपकी जो हम नदी के द्वीप जो कविता है, इसके अंदर एक व्यक्ति, जिस प्रकार एक व्यक्ति है वो उसका अपना एक महत्व होता है, जिस प्रकार व्यक्ति इनकी जो धारा है, नदी है, वो समाज है, और धारा क्या है, जो समाज के अंदर जो चल रही जो परंपराएं हैं, और द्वीप क्या है, एक व्यक्ति का प्रतीक है। इनकी जिस प्रकार नदी के अंदर जो द्वीप होता है, बीच नदी के बीच में ऊपर उठा हुआ भाग वो द्वीप कहलाता है। अगर वह द्वीप उस नदी और नदी की धारा के साथ अगर बह जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य जो एक व्यक्ति होता है, समाज के अंदर रहता है, जिस प्रकार जो द्वीप है वो नदी के बीच में रहता है और जो धारा आती है उसके साथ नहीं बहता, नदी की धारा के साथ नहीं बहता, उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो समाज के अंदर चल रही परंपराओं के साथ नहीं बहता, उसका अपना एक महत्व है। जिस प्रकार आपका भी एक व्यक्ति है, अगर आप समाज के लोग आपके बारे में आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो समाज के लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो आपको उनके ओर ध्यान नहीं देना होता, जो आपको करना है वो आप करें, दूसरों की चिंता मत करें कि समाज के लोग क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति भावना रखते हैं वो अज्ञेय जी कवि हैं, और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना चाहिए, समाज की परवाह न करते हुए, और वह कार्य क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि जो क्षणानुभूति की जो भावना, कवि ने क्षणानुभूति का महत्व दिया है, इसी कारण अन्य प्रयोगवादी कवि भी क्षणानुभूति का अधिक महत्व है, और कवि जीवन का हर क्षण अमोघ और आगे अजय समझता है और उसे स्वतंत्र स्वच्छंद बताता है। यानी कि क्षण अनुभूति, यानी कि एक एक समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक विद्यार्थी होते हुए आपको जो समय बर्बाद है वो नहीं करना चाहिए, और अन्य भी जो कोई भी व्यक्ति उसको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय रहते हुए अपना क्या कार्य कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जो टाइम बीत गया और उस बीते हुए टाइम में जो आप कार्य नहीं कर पाए और उस कार्य नहीं कर पाने के कारण अब आपको अफसोस है, तो अब उस अफसोस को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप किस प्रकार अपने समय को बिताते हैं,
किस कार्य में आप अपने समय को बिताते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और ये आने वाला आपके भविष्य को बताएगा। जिस प्रकार आप एक विद्यार्थी हैं, वर्तमान में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आने वाला आपका जो भविष्य वो भी अच्छा होगा। अगर आप एक स्टूडेंट होते हुए पढ़ते नहीं हैं तो आपका जो क्षण है, इनकी जो आपका जो समय है, आपको क्या है, बर्बाद कर देगा। तो इस प्रकार जो कवि ने समय के महत्व को भी बताया है। आगे हम देखते हैं कि जीवन को पूर्णता से जीने का आग्रह, यानी कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में चाहे कितने भी पीड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा था कि मानव जीवन है वो दुखों का घर है, दुखों का घर है या दुखों का संसार है। यहाँ क्या है, दुख आते रहते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, उसी प्रकार जो आपके जीवन में एक बार दुख आएगा, एक बार सुख आ जाएगा। लेकिन जो दुख का टाइम है, अगर वो थोड़े समय के लिए हो तो भी हमें क्या लगता है, बहुत लंबा लगता है। लेकिन अगर सुख का समय थोड़े समय के लिए भी होता है, ज़्यादा समय के लिए भी होता है, तो वो हमें थोड़ा ही समय लगता है। तो ये जीवन की पूर्णता से जीना चाहिए। आगे जीवन को पूर्ण आशावादान में विश्वास रखने वाले कवि हैं। आज्ञा जी विश्व पीड़ा को समेट लेना चाहते हैं, फिर भी वे व्यक्तिवादी हैं। क्षण भर के आग्रह, क्षणवाद के नहीं, और मत में जीवन को पूर्णता से जीना है ही नहीं, अपूर्ण सामर्थक रूप से जीना है, और जीवन में उनकी पूर्ण आस्था है। और आगे इनकी जो विशेषताएं देख लेते हैं हम। इन्होंने जो व्यक्ति और समष्टि का समन्वय, आगे व्यक्ति और, क्योंकि उन्होंने उनकी मान्यता है कि व्यक्ति का संतुलन विकास समाज के व्यक्ति समष्टि यानी कि जो समाज, यानी कि व्यक्ति और समाज, यानी कि व्यक्ति को समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए। बिना समाज के एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। और जिस प्रकार एक दीप या दीप अकेला, जिस प्रकार आप देखते हैं कि एक दीप अकेला, यानी कि एक दीपक जो जलाते हैं, दिया आप जलाते हैं, अगर उसको एक अकेले को रख देते हैं तो वो घरों से पूरा प्रकाश फैलाता है, लेकिन उस दीपक का एक कोई महत्व नहीं है। उस दीपक को पंक्ति में ही रख देना चाहिए, यानी कि उस दीपक किसका प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक है, अकेले मनुष्य का प्रतीक है, और पंक्तियाँ हैं वो समाज का प्रतीक है। यानी कि मनुष्य को चाहे जो दीपक अकेला स्वतंत्र रूप से जलता है, लेकिन जिस प्रकार आप दिवाली का जो समय होता है उस टाइम आप एक दीपक जला दें तो उससे रोशनी तो जाती है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता। जब उस दीपक को आप पंक्तियों में रखते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति है वो समाज से जुड़ा रहता है और समाज में रहता है तो ही अच्छा लगता है। अगर वो समाज से अलग हटकर चलता है तो उसे वो थोड़ा सा क्या है, आपको अलग प्रतीत होता है, और वो उस अलग समाज से कटा रहना, वो व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए समाज में से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। और व्यक्ति को संतुलन विकास बिना समाज लाभ नहीं हो सकता। उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में नदी समाज और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। कवि के अनुसार नदी के प्रवाह का महत्व है, किंतु द्वीपों की भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। द्वीप की सार्थकता मिटकर बनने में है। यदि द्वीप नदी के प्रवाह के साथ बहने लगे तो न केवल उनका अस्तित्व मिट जाएगा, अपूर्त नदी का पानी भी गंदा हो जाएगा। यानी कि आप जानते हैं कि जो समाज के अंदर जो परंपराएं चलती हैं, अगर मनुष्य उन परंपराओं के अनुसार ही चले, बिल्कुल उन परंपराओं के अनुसार ही चले, तो उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें उन सभी परंपराओं के अनुसार नहीं चल सकता, कुछ अपने भी नियम होते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति को जीना चाहिए। और आज्ञा जी समाज का प्रतिनिष्ठा पंक्ति में देखी जा सकती है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति में दे दो। तो उनकी जो कविता है, इनकी व्याख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है प्राणानुभूति। आज्ञा जी के काव्य में प्रेम और क्रांति दोनों भावों की प्रमुखता है। उनके काव्य में अनेक स्थलों पर प्राण्य की अंकुरता होता हुआ देखा जा सकता है। उनके प्राण्य के इसे पौधे की प्रणनीति है कि जितना वह ऊपर उठता है उतना ही इसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसती चली जाती हैं। प्रेम के विषय में लिखते हैं, क्या है प्रेम, अनुभूति इच्छाओं का ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। तो कितनी अच्छी इन्होंने प्रेरणानुभूति यानी प्राणानुभूति मनुष्य इन्होंने की है अपने काव्य में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी भावना, कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं के प्रति आक्रोश
क्षोभ और घृणा ही नहीं व्यक्त की अपूत इस असमानता को मिटा देने के लिए रक्तिमयी क्रांति का भी आह्वान किया है। इन विषमताओं को दूर करने के लिए वे संघर्ष करना अनिवार्य समझते हैं। कवि ही हुंकार इन शब्दों में व्यक्त हुई है, यानी कि क्रांति के प्रतीक है, वो क्रांति लाना चाहते हैं क्योंकि उनके पता है कि इनका जन्म आपको 1907 के अंदर होता है। तो ये जिस टाइम थे उस टाइम के भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्रांति के द्वारा ये देश को आज़ाद कराने के पक्षधर में थे। तो इन्होंने लिखा है कि हम न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे, धर्म हमारा नष्ट हो गया है, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। यानी कि जो क्रांति से हम अपने देश को क्या है आज़ाद करा सकते हैं, अन्य कोई स्रोत नहीं बचा है जिससे हम देश को आज़ाद करा सकें। तो क्रांतिकारी प्रतीक इनका जो भावना इनके काव्य में देखने को मिलती है। कवि है अग्नि धर्म क्रांति की भावना संघर्ष की प्रेरणा है कि आगे विषमता के इस अंधकार को मिटाकर समानता का आलोक फैलाने की इच्छुक है। कवि एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। उसके बाद में है भाषा शैली। आगे का काव्य भाषा शैली के विविध प्रयोगों से भरा हुआ है। उन्होंने भाषा और शैली को लेकर अनेक प्रयोग किए हैं। वे सदा पुराने प्रतीकों उपमानों के स्थान पर नए प्रतीकों एवं उपमानों के प्रयोग के पक्षधर रहे हैं। उनके प्रतीकों में नवीनता विद्यमान रहती है। वे पाठक की अनुभूति जगाने में सदा सफल रहे। मछली द्वीप और दीप उनके प्रिय प्रतीक हैं उदाहरण के रूप में, यानी कि प्रतीक के रूप में लेते हैं। जिस प्रकार हमने देखा है कि जो द्वीप है, हम नदी के द्वीप, जैसे कि जो द्वीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है, नदी है वो समाज का प्रतीक है, और धारा है वो समाज में यानी परंपराओं का प्रतीक है। इस प्रकार प्रतीक रूप में लिया है, यानी कि जिस प्रकार क्या कहते हैं मान लीजिए किसी का चिन्ह लेना, प्रतीक चिन्ह, तो हम निराते रूप कांच के पीछे हाँप रही मछली रूप तृष्णा भी, तो कांच के पीछे जिजीविषा भी। तो इस प्रकार प्रतीक और का प्रयोग करके और अपने काव्य में मुहावरों और लोकगीतियों का जो बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इनके जो भाषा शैली भी हम देख चुके हैं। और इस प्रकार आपका जो वीडियो लेक्चर इतना ही, आपका जीवन परिचय समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।